नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा काफ़ी टॉपिक पे, काफ़ी सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हमारा डिस्कशन चलता है। और इस वक्त हम हिस्ट्री पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी प्राचीन भारत के इतिहास पर। 150 क्वेश्चनों तक हमने देख लिया है, आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों फटाफट से आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, हमारा उतना मनोबल बढ़ेगा। हम और उतना अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उतने अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। काफ़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है, उसके बाद आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पे आप लोग को ले चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में सत्य। प्रश्न क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में सत्य है। आपका पहला कथन क्या कह रहा है कि इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनसे अशोक के शासनकाल की समाप्ति की जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त शक माँ छत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्ग से भी मिलती है। तो परिपूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि उत्तर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। जल्दी से फटाफट से। दोस्तों प्रश्न क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य के विषय में सत्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आप इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये समाप्त नहीं समस्त जानकारी होगा। ठीक है, क्या होगा, समस्त जानकारी मिलती है, माफ़ कीजिएगा, ये समस्त जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों आपकी ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो परिपूर्ण से सही उत्तर का चयन करना है। तो आगे देखते हैं कौन सा कथन सही कह रहा है। तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। प्रश्न क्या है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। आपका पहला है धर्म महापात्र, धर्म स्थिर, रज्जुक, कंड कंशोधन। सही उत्तर चुनना है और कूट का चयन करना है, यानी सही कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट कह रहा है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, एक और तीन, यानी कि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय जो अस्तित्व में थे वो कौन से है। वो पहला है धर्म स्थिर, दूसरा है कंड संशोधन। ठीक है, कंटक शोधन, समझ में आ रहा है क्या है, धर्म स्थिर, और चौथा है कंड प्रशोधन, या कह सकते हैं कंटक, ठीक है, शोधन। तो आपका दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा डी ऑप्शन दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न जो कि पूछ रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को चुकाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। प्रश्न क्या है कि मौर्य काल में टैक्स को चुकाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता है। प्रश्न है मृत्यु दंड,
सामानों की कुर्की, कारावा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। अगर प्रश्न की बात करें तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, इसमें फिर से एक गलती है, आइए उसको ठीक कर लेते हैं। ये टैक्स को छुपाने की बात की जा रही है, ठीक है। क्या की जा रही है? टैक्स को छुपाने की, ना कि चुकाने की बात की जा रही है। ये हो जाएगा छुपाने की बात। क्या हो जाएगा? छुपाने की बात, ठीक है। यानी कि कर ना चुकाने के लिए जो दिया जाता है वही आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी असत्य है? मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। चौथा कह रहा है वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। स्त्रियों की स्थिति की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है जी। फटाफट से आंसर कीजिए। तो दोस्तों, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में जो कथन गलत है, देखिए, पहले तो स्त्री वध को हत्या के समान माना जाए, सही है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। स्त्री को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, तीनों ही बातें सही हैं। लेकिन चौथा क्या है कि वैश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, क्योंकि उस समय भी वैश्यावृत्ति का प्रचलन था मौर्य काल में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही सही है? अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि शासक बनने से पूर्व वह अवंती का राज्यपाल था, उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की थी, उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, उसने 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा। ऊँट क्या कह रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो फटाफट में कमेंट में आंसर कीजिए कि अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो प्यारे दोस्तों, अशोक के संबंध में जो कथन सही है वो चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? प्रश्न क्या है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? ऑप्शन है पिप दस्सी, कालिन मैकेंजी, एलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ जो समझ पाए थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन डी राइट दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज कौन था? प्रश्न क्या है कि मेगस्थनीज कौन था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो दोस्तों, मेगस्थनीज जो था वो कौन था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्णता है? जैसे क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्णता है या उत्कीर्णित है, ठीक है। उत्कीर्णित भी कह सकते हैं, उत्कीर्णता भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है शहबाजगढ़ी का बड़ा चट्टान राजा देश, दूसरा है मस्की स्थित छोटा चट्टान राजा देश फर्स्ट, धौली का बड़ा चट्टान राजा देश, चौथा है कांधार स्तंभ राजा देश। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक नाम उत्कीर्णता यानी उल्लेख किया गया है।
तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस राज्य देश में नाम अशोक उत्कीर्णता या उत्कीर्ण है वो कौन सा है? तो वो है मस्की स्थित छोटा चट्टान राजा देश। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? प्रश्न है, ऑप्शन है बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख, धौली मुख्य शिलालेख, सहस्त्रम गौण शिलालेख, लवरिया आराराज स्तंभ राजादेश। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्य के क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों जो अशोक के राज्य के क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है वो है धौली मुख्य शिला राजा देश। बात समझ में आ रही? धौली मुख्य शिला राजा देश। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, रुन्नदेई नेपाल की तराई, निगाली सागर बिहार। तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है आइए देखते हैं। देखिए सांची मध्य प्रदेश में सही है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में ये भी सही है, रुन्नदेई नेपाल की तराई ये भी सही है, निगाली सागर बिहार ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों निगाली सागर बिहार में नहीं बल्कि निहाली सागर नेपाल की तराई में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के उत्तर में और रुन्नदेई से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है, यानी नेपाल की तराई में स्थित है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग उपज का हिस्सा, बलि को एक प्रकार का राजस्व कर था और हिरण्य अनाज के रूप में कर। फटाफट से बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय थी, बिल्कुल सही है। भाग उपज का हिस्सा था, सही सही है। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था, ये भी सही है। लेकिन हिरण्य अनाज के रूप में कर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है मास्की रायचूर कर्नाटक में स्थित है, गुर्जरा दंतिया दंत मध्य प्रदेश, निट्टूर मैसूर कर्नाटक, सासाराम बंगाल। दोस्तों ये दंतिया होगा, ये होगा दंतिया। दंतिया दोस्तों ये कहाँ पड़ता है ये भी आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो क्या होगा? बस समझ में आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मास्की रायचूर कर्नाटक सही है, गुर्जर दंतिया मध्य प्रदेश ये भी सही है, निट्टूर मैसूर कर्नाटक ये भी सही। सासाराम कहाँ है आपको ये बताना है। फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए क्योंकि दोस्तों सासाराम बंगाल में स्थित नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है सासाराम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला यानी मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। सही कोट से सही उत्तर का चयन करना है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था, बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। पहला है तृतीय मुख्य अभिलेख, द्वितीय मुख्य अभिलेख, नवा मुख्य अभिलेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। फटाफट से दोस्तों उत्तर दीजिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है वो है द्वितीय मुख्य अभिलेख। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तेलवे शिलालेख द्वारा, रुम्नेदेई के स्तंभ लेख द्वारा, रेनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। फटाफट से दोस्तों कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो ये तेलवे शिलालेख द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अंतिम मौर्य शासक प्रियदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी। दूसरा है सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। तीसरा अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने रेवा नाम प्री की उपाधि धारण की थी। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा, केवल तीसरा, पहला और दूसरा, तीसरा, तीनों। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। जल्दी बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ये मौर्य सम्राट की बात की जा रही है। जल्दी फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार जो करना है उसमें से आपका पहला कथन है अंतिम मौर्य शासक प्रियदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी, ये सही है। दूसरा है सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया, ये भी सही है। तीसरा है अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवानाम्प्री की उपाधि धारण की, तीनों सही है। तीनों उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व का साक्षात्कार किया। दूसरा है राष्ट्रीयता एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल किया तथा संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी प्रासंगिक हो सकती है। तीसरा, अशोक कला प्रेमी एवं कला का संरक्षक था। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नगर नामक 2 नगरों की स्थापना भी अशोक ने करवाई थी। तो परिपूर्ण रूप से सही उत्तर का चयन करना है। केवल दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसमें से ये तीनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं। तो परिपूर्ण से सही उत्तर का चुनना कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि मौर्यकालीन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। प्रश्न क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। आपका ऑप्शन है मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी या केंद्रीय स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया। राज्य के 7 अंग हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर निर्भर बताता है। तो कूट क्या कह रहा है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा सही है, केवल पहला सही है, इनमें से कोई नहीं।
तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, मौर्यकालीन साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ये दोनों ही कथन सही हैं। दोनों कथन कौन प्यारा कूट पे ए दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा है वात्स्यायन का कामसूत्र और चौथा है तिरुवल्लुवर का तिरुकुलर। क्या है? तिरुकुरल। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं मैकियावेली की दोस्तों, तो मैकियावेली के प्रिंस से जिसकी तुलना की जाती है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। प्रश्न क्या है? विशाखा दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। पहला है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, दूसरा है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलियाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्विसंधियों के बारे में। तो विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि क्या उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया था, दूसरा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र दिया था, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य को देवानापीय की उपाधि से विभूषित किया गया। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो पहले दोस्तों, निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वो क्या है? देखिए, पहले तो सही है, चंद्रगुप्त मौर्य सिंधु नदी किनारे सेल्यूकस को पराजित किया था, ये कथन सही है। दूसरा है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र दिया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को देवानापीय की उपाधि से विभूषित किया गया, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यही पूछ रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आपका ऑप्शन है स्थूलभद्र, सुधर्मा, भद्रबाहु, जामिल। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो थे भद्रबाहु। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्रश्न आपका क्या है? वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। आपका ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा स्थान जहां पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है उसका नाम है अनुराधापुर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर अंकित किया गया था। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर अंकित किया गया था। आपका ऑप्शन है पत्थरों की ज्वालामुखी पर, सिक्कों पर, स्तंभों पर या फिर सिक्कों पर। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदाचन किस पर अंकित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उदाचन जिस पर अंकित किया गया था वो था पत्थरों की ज्वालामुखी पर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख है। पहला है अशोक के अभिलेख, दूसरा दीपवंश, महावंश, दिव्यदान। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो
आपका कूट कह रहा है पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा, या फिर पहला, चौथा। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है वह है आपका दीपवंश और महावंश, दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा किस स्कूल पे दे रहा है? बी पे दे रहा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।